ये कहानी है 12th फेल लड़के मनोज कुमार शर्मा की, जो अपनी कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम से 12th में फेल होने के बाद भी यूपीएससी की परीक्षा देकर आईपीएस बना। आप सुन रहे हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखा गया उपन्यास 12th फेल। इस सीरीज़ में मैंने अभी तक 8 वीडियो अपलोड किए हैं, और अगर अभी तक आपने वो सीरीज़ नहीं सुनी है तो सबसे पहले जाकर उन वीडियोस को सुनिए, पूरी कहानी सुनिए, तब आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। मैं हूँ ऋषभ द्विवेदी, मेरा चैनल है थिंक बिग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं 12th फेल का 9वां पार्ट। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर अपलोड हो रहा था। शरद सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफ़े गया था। मनोज के साथ उसके कमरे पर अविनाश, नवल और पांडे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सांसें थामे इंतजार कर रहे थे। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी, वह भी अविनाश के साथ मनोज के कमरे पर आ गया था। श्रद्धा भी मनोज का रिजल्ट जानने उसके कमरे पर आ गई थी। प्रीलिम्स में गुप्ता कंकड़ की तरह छटकर बाहर हो चुका था और वह आगे की दौड़ के झंझट से मुक्त हो गया था। इसलिए आज के रिजल्ट को वह केवल एक मनोरंजक घटना के रूप में देख रहा था। गुप्ता ने इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गया। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी, आपका यह अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अविनाश ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता, यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तुम्हें फालतू के प्रश्न सूझ रहे थे। पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, यह अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की है इस बार मैंने, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। तभी शरद हाँफता हुआ आ गया। सबकी सांसें अटक गईं। शरद ने सस्पेंस न रखते हुए कहा, मनोज भैया और अविनाश जी मुख्य परीक्षा में पास हो गए, पांडे जी और नवल जी का नहीं हो पाया। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके जीवन की पहली मुख्य परीक्षा क्लियर हो गई थी। वह चीख कर अपनी खुशी व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन पांडे और नवल का दुख देखकर उसने अपनी खुशी कंट्रोल कर ली। पांडे और नवल अविनाश और मनोज की खुशी के विपरीत उदास और दुखी बैठे रहे। गुप्ता को पांडे और नवल के रूप में 2 नए साथी मिल गए। अपने समाज में वृद्धि होते हुए देख गुप्ता संतुष्ट हो गया। पांडे और नवल को असफल और दुखी देखकर मनोज ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। निराश और दुखी पांडे पर मनोज की सांत्वना का कोई असर नहीं पड़ा। वह मनोज के पलंग पर निडाल सा बैठा रहा। नवल भी अपनी असफलता के दुख में वहीं कुर्सी पर बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का दृश्य बड़ा अजीब था। 2 सफल लोग प्रसन्न थे और 2 असफल लोग रो रहे थे। 2 तटस्थ व्यक्ति दुखी लोगों को ढाढ़स बंधा रहे थे और सफल लोगों को बधाई भी दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में गुप्ता ने अविनाश से पूछा, अविनाश, तुम तो कहते थे कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज सफल हो गया और प्यार न करने वाले पांडे जी असफल हो गए। अब क्या कहोगे? अविनाश ने भड़क कर कहा, कहूँगा कुछ नहीं, चलो चुपचाप। अविनाश इस नाजुक मौके पर पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे आज अपनी असफलता से बहुत दुखी था। उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे निकल गया। मनोज तो दिन भर श्रद्धा के प्यार में डूबा रहता था, फिर मनोज मुख्य परीक्षा में कैसे पास हो गया? पांडे को नहीं पता था कि 5 महीनों में मनोज ने किस तरह और कैसी पढ़ाई की थी। गुप्ता की सेहत पर इस रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए वह मुक्त भाव से कमेंट कर रहा था। आज तो मनोज बहुत खुश होगा, उसे प्यार के साथ साथ सफलता भी मिल गई। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अविनाश? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अविनाश से उसकी पुष्टि भी चाहता था। अविनाश ने बात टालने के उद्देश्य से कहा,
बता दो, बिना बताए तुम मानोगे भी नहीं। गुप्ता ने अपनी आवाज को रहस्यमयी ढंग से धीमा करते हुए कहा, पांडे को अपने कमरे से निकालना और श्रद्धा से प्यार करना ही मनोज की सफलता है। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे आग लग गई। क्रोध से भरे पांडे ने कहना शुरू किया, गुप्ता, मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं ही उसे छोड़कर गांधी विहार आ गया था। दूसरी बात, मनोज की सफलता अभी दूर है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये इंटरव्यू अभी बाकी है। तीसरी बात, ऐसे प्यार बहुत देखे हैं। श्रद्धा के घर वालों को जिस दिन पता चलेगा कि वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे दिल्ली से खींच कर ले जाएंगे और मनोज का प्यार धरा रह जाएगा। गुप्ता, कौन बताएगा श्रद्धा के घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्ष्या, निराशा, पराजय के भाव घुल मिलकर गड्ढ-मड्ढ हो रहे थे। अशांत और व्यथित मन पांडे के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने कांपती हुई और तेज आवाज में कहा, कोई तो बताएगा ही, कब तक छुपी रहती हैं ये बातें? बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। गुस्से में उसकी चाल और तेज हो गई थी। मनोज की ही बिल्डिंग में उसके बगल के कमरे में वरुण रहता था। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। वरुण रोज शाम को पूजा करता और बहुत सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के कुछ दिन बाद मनोज वरुण के कमरे पर गया। मनोज की मुख्य परीक्षा की खुशी देखकर वरुण ने कहा, मनोज, अभी दिल्ली दूर है, मैं तो 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ और आज वहीं हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए, पर घर वापस किस मुंह से जाऊँ, इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब माया जाल है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। वरुण ने अपने दिल का दर्द कड़वे यथार्थ के रूप में मनोज से कह दिया। मनोज चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उम्मीद और नाउम्मीदी का यह दौर, उम्मीद कितने लोगों की पूरी होती है, सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, लाखों में से 200-300 बस। बाकी लोग तो फिर से हताश हो जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, कुछ दिनों के लिए होश खो देते हैं, किसी से नजरें नहीं मिला पाते, फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर 1 साल लंबा पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। सालों साल चलता है यह सिलसिला, तब जाकर कोई एक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई तो अंत तक सफल नहीं हो पाते। यह अंतहीन सिलसिला है जो यहाँ मुखर्जी नगर में ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूब रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया है मनोज। श्रद्धा की बात सुनकर उसने उत्साहित होकर कहा, लो अब क्या कहोगी तुम, तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और उससे बोली, हम दोनों के इंटरव्यू अभी बाकी हैं मनोज। मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा, तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। श्रद्धा उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लगा। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ मनोज, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा कितना खुश होंगे, उनका सपना पूरा हो जाएगा। MBBS में सेलेक्ट न होने की असफलता ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं सिर उठाकर खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊँगी पापा के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देकर मैं वापस आ जाऊँगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कन्फर्म करना चाहा, श्रद्धा अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे दिन ही वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो, तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊँगी। श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक शाम श्रद्धा का फ़ोन मनोज के कमरे के नीचे STD पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। फिर कुछ देर रुककर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊँगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों श्रद्धा, क्या हुआ?
श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा, दिल्ली से किसी ने पापा को फ़ोन करके यह बता दिया है कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि जब से यह फ़ोन आया है तब से पापा दुखी हैं। किसने किया होगा फ़ोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे क्या पता, श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज एसटीडी से जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। 5 दिन बाद श्रद्धा का फिर फ़ोन आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज, मेरा उत्तरांचल पीसीएस में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, वाह श्रद्धा, यह तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया है। पापा बहुत खुश हैं, श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता हो आई। श्रद्धा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? श्रद्धा ने उदास स्वर में मनोज से कहा। मनोज, जब से दिल्ली से वह फ़ोन आया है मेरे पापा को लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं कह पाई। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो गए थे। पांडे का दुख कम हो गया था, इसलिए जब अविनाश मनोज से मिलने उसके कमरे पर जाने लगा तो वह भी उसके साथ हो लिया। शाम हो चुकी थी। पास के कमरे में वरुण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसका स्वर आज उदास था, लेकिन हनुमान चालीसा की विद्यावान गुड़ी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर पंक्ति तक आते आते उसका उदास स्वर रोने की आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अंत में वह हनुमान चालीसा छोड़कर जोर जोर से रोने लगा। फिर अचानक भड़ा भड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई सामान नीचे पटक रहा हो। मनोज, पांडे और अविनाश वरुण के कमरे की ओर लपके। वहां जाकर देखा तो वरुण अपने पलंग पर डला जोर जोर से रो रहा है। पूजा की अलमारी के नीचे भगवान का सिंहासन, पीतल के हनुमान जी और दूसरे देवी देवता जमीन पर डले हुए हैं। सब लोग घबरा गए। सबको आशंका हुई कि वरुण के परिवार में कुछ अनिष्ट न हो गया हो। वरुण का रूम पार्टनर कोने में खड़ा था। मनोज ने उससे इस विलाप का कारण जानना चाहा। वह कुछ बोल पाता उसके पहले वरुण ने जोर जोर से, हाय वंदना, तुम कहाँ चली गई? अब मैं कैसे जीऊँगा का हृदय विदारक रुंदन प्रारंभ कर दिया। प्यार के मामलों के विशेषज्ञ समझ गए कि मामला लड़की का है। वरुण के रूम पार्टनर ने मौका मिलते ही घटना को विस्तार से बताना शुरू कर दिया। वरुण की प्रेमिका उत्तर प्रदेश पीसीएस में सेल टैक्स इंस्पेक्टर के पद में चयनित हो गई है। पढ़ाई के दौरान दोनों प्यार करने लगे थे। वरुण को उस लड़की ने वादा किया था कि सिलेक्शन के बाद ही वह शादी कर पाएगी। लड़की का सिलेक्शन हो गया, वरुण का नहीं हुआ। सिलेक्शन के बाद उसने यूपी में सिलेक्टेड डीएसपी लड़के से शादी कर ली, इसलिए वरुण दुखी है। ये कहानी सुनकर पांडे से रहा नहीं गया। उसने सामूहिक रूप से कहा, पहले पढ़ाई कर लेते, प्यार बाद में कर लेते। इतना कहकर पांडे ने मनोज पर नज़र टिका दी, जैसे यह वाक्य उसी के लिए ही बोला गया हो। पांडे ने अपनी हंसी दबाते हुए अविनाश से कहा, अविनाश, मुझे वरुण में मनोज के दर्शन हो रहे हैं। लड़की का मिलना सिलेक्शन पर ही निर्भर है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्टी कलेक्टर श्रद्धा इन्हें छोड़कर चली गई, तब क्या होगा? तब इनका क्या होगा? आज अपनी विचारधारा को लेकर पांडे में गजब का आत्मविश्वास था। श्रद्धा बहुत समझदार है, वह मनोज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अविनाश ने समझदारी का परिचय देते हुए पांडे से कहा, समझदार लड़कियां ही तो अच्छे ऑप्शन की ओर चली जाती हैं, बेवकूफ़ फंसी रहती हैं। यही तो समस्या है कि श्रद्धा समझदार है। वरुण की वंदना भी समझदार थी, जिसने डीएसपी लड़के से शादी कर ली। बेवकूफ़ होती तो वरुण के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती। पांडे को श्रद्धा की समझदारी पर पूरा भरोसा था कि मनोज का सिलेक्शन न होने पर वह उसे छोड़कर चली जाएगी। अविनाश ने कहा, मनोज का सिलेक्शन पक्का है पांडे, तुम बेकार ही संकालू हो रहे हो। पर पांडे ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। उल्टी सीधी बात मत करो अविनाश, यथार्थ कहो, क्या गारंटी है सिलेक्शन की? इंटरव्यू देने वाले सभी 1500 लोग सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। होंगे कितने? 400-500, 1000 तो बिना सिलेक्शन के ही रहेंगे ना।
मान लो मनोज का सिलेक्शन न हुआ और श्रद्धा भी उसे छोड़कर चली जाए, तब इनका क्या होगा? पांडे ने श्रद्धा और सफलता के बिना दयनीय मनोज का कल्पना चित्र खींचकर अपनी चिंता अपने मित्र के प्रति प्रकट की। लेकिन मनोज को श्रद्धा पर पूरा भरोसा था। उसने पांडे से कहा, तुम अभी श्रद्धा को नहीं जानते। श्रद्धा ने एक बार जिसे चुन लिया उसे कभी नहीं छोड़ सकती। ऐसी कपोल कल्पनाएं प्यार में डूबा हर प्रेमी करता है, वरुण भी करता था, पांडे ने मनोज से कहा। फिर पांडे ने मनोज को सुनाने वाली बात अविनाश को देखते हुए कही। श्रद्धा को अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के तुरंत बाद मनोज के पास आना चाहिए था, पर आज उसका रिजल्ट आए 1 सप्ताह गुजर गया। श्रद्धा का कहीं पता नहीं है। श्रद्धा अब मनोज के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। मनोज सफल हो गए तो वह आ जाएगी, लेकिन यदि असफल हो गए तो मनोज उनका रास्ता ही तकते रहेंगे। श्रद्धा को वंदना बनने में देर नहीं लगेगी। मनोज के प्यार को रोकने में अब तक असफल रहे पांडे ने अब अपने विरोध की दिशा बदल दी थी। अब वह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा पर आरोप लगा रहा था कि उसका प्यार सच्चा नहीं है और वह मनोज के असफल रहने पर उसे छोड़ देगी। एक दिन इंटरव्यू की कोचिंग के बाद मनोज ने कमरे पर आकर देखा कि बगल के कमरे में रहने वाला वरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा है। मनोज ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो वरुण भाई? वरुण ने भड़क कर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ मनोज। अभी मर नहीं गया हूँ मैं, नहीं बन पाया IAS IPS तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं IAS IPS? नेताओं के सामने अपनी मूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीति में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। मनोज, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी विधायक बना दूंगा। कई दिन की बड़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से न सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचारगी वरुण के चेहरे पर छलक रही थी। पागलों की तरह अनर्गल बातें कर रहा था वह। उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। जमीन पर रखे अपने ब्रीफ केस को छोड़कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वह अपना ब्रीफ केस भूल गया है। उसने वापस आकर अपना ब्रीफ केस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। अंतिम कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर गिर गया। ब्रीफ केस गिरकर खुल गया। मनोज ने लपक कर सीढ़ियाँ उतर कर वरुण को संभाल लिया। ब्रीफ केस में कुछ सामान और वरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फोटो बाहर फैल गए। मनोज ने उन्हें संभाल कर सूटकेस में रख दिया। वरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए वरुण बोला, 5 साल रहा हूँ यहाँ, अब कभी नहीं आऊँगा। मनोज को देखकर वरुण को कसकर मनोज को गले लगा लिया। मनोज को देखकर वरुण ने कसकर मनोज को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। वरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल आए। वरुण रिक्शे में बैठकर चला गया। मनोज देर तक वरुण को जाते हुए देखता रहा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजाने फ़ोन के कारण वह अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसके पापा अपने बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत कर रही थी। उसने पापा से कहा, पापा ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं ना, पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब तो इसी साल लगाए हैं, पिछले साल यह गुलाब नहीं लगे थे। तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसके मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात की वह मनोज के पास जा भी तो नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए फ़ोन का जिक्र नहीं किया था। उसकी मम्मी ने ही उसे फ़ोन वाली बात बताई थी, इसलिए अब उसने यह तय कर लिया था कि वह अपने पापा के मन में आई हुई सारी शंकाओं को ख़त्म करके पापा की अनुमति से ही दिल्ली जाएगी। उसने पापा से नज़रें चुराते हुए कहा, पापा वो दिल्ली में मनोज है ना। इस अधूरे वाक्य के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर उसके मन का हाल समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह भी तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया?
श्रद्धा की राह आसान नहीं थी। उसने कहा उसका IAS मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू देना है उसे। कौन सा अटेम्प्ट था? पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इस चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज का इंटरव्यू है पापा, मैं जाऊं क्या दिल्ली? उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की जमीन पर खड़े थे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अपनी अंतिम बात कह दी पापा से। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो उसके पास जाना और ज़रूरी हो जाएगा। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलें। वह श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थे, पर उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है श्रद्धा? कुछ दिन पहले मनोज के कहे गए इस वाक्य को पापा से कहना चाहती थी, पर यह वाक्य उसके मन से निकलकर उसके गले में आकर दम तोड़ गया। वह पापा से नहीं कह पाई। उसकी आंखें भीग गईं। वह वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा के साथ उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बिठाया गया। श्रद्धा को उसकी प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया। श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया। आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी जगह हुआ था, जिसमें MBBS के लिए चयनित बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं MBBS में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी उदास। मेरे पापा को मेरी सफलता का पूरा भरोसा था, पर मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली, फिर आगे कहना जारी रखा। मैंने उस दिन खुद को वचन दिया था कि मैं अपने पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा ने आगे कहना जारी रखा। बच्चों, यह इम्पॉर्टेंट नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट यह है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटते हैं या नहीं। हमें वादे करना चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से कि जब तक हमें अपना लक्ष्य ना मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप रही। हाल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे बोली, पर मेहनत करते बच्चों के मन में माता पिता को भी यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई हैं। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया केवल तभी उसे आपका प्यार ना मिले, यदि वह सफल भी हो गया तो भी आपका प्यार उसे मिले। वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसको संभाल लें। देखना, आपके इस साथ से, आपके इस प्यार से, आपके इस विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। हर असफलता के बाद एक सफलता जरूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह बैठ गई। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे, यदि वह सफल हो गया तभी उसे आपका साथ, आपका प्यार ना मिले। यदि वह सफल भी हो गया तब भी आपका साथ, आपका प्यार उसे मिले। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू था। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी थी। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे पर आए। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही में भीगे आंसुओं के नीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। पापा ने डायरी को उसके सिरहाने रख दिया और उसे एकटक देखते रहे। कुछ दिन पहले पापा का सपना पूरा करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज़्यादा श्रद्धा को कौन जानता है। उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है।
उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई, हमेशा सिर्फ पढ़ाई में मन लगाया। पापा को आज वह दिन याद आ रहा था जब श्रद्धा अपनी पहली बार अपने स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी। 3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने का नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए आए छोटे से खरगोश चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती, बस वह उदास हो गई थी। उसकी नज़रें बार बार सफ़ेद रंग के चीकू को देख रही थीं। पापा ने नन्ही श्रद्धा को गोद में उठा लिया था और लोअर मॉल की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। नन्ही श्रद्धा पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के 2 गर्म आंसू महसूस किए थे। उस समय पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान और आंसुओं का कंट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छुपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे हैं। पापा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पापा अपनी बेटी के पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उसकी पलकें बंद हो गईं। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल थी। शायद अथाह अचल नीला समुंदर आंखों के भीतर हलचल कर रहा था, पर आंखें खुली नहीं। बिना खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगा। उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई। पापा ने अपनी बेटी को सीने से सटा लिया। पिछले कई दिनों से डरी हुई सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लगी। कल मनोज का इंटरव्यू है। वह अभी भी श्रद्धा का इंतजार कर रहा है। इंटरव्यू के लिए उसने विकास सर के यहाँ कोचिंग कर ली थी और अपने कैरियर, गृहनगर और समसामयिक घटनाओं की अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन इंटरव्यू में तो कुछ और भी पूछा जा सकता है, इसलिए अब क्या पढ़ाई करे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपनी डायरी पढ़ने लगा। अब तक की अपनी जीवन यात्रा 12th फेल से लेकर इंटरव्यू की दहलीज पर खड़े अपने जीवन की संघर्ष गाथा। डायरी पढ़ते पढ़ते मनोज को वह दिन याद आ गया जब पांडे उसकी नौकरी लगवाने त्यागी जी के यहाँ ले गया था। आटा चक्की से अपने साथ पीली कोठी पढ़ने ले गया था। वह आज इंटरव्यू तक पहुंचा है, उसका बहुत बड़ा श्रेय पांडे जी को भी है। ऐसा सोचकर उसका मन पांडे के लिए कृतज्ञता से भर गया। उसकी इच्छा पांडे से मिलने की होने लगी। मनोज पांडे के कमरे पर गांधी विहार जाने के लिए तैयार हो गया। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सामने से तेज चाल में अपनी आंखों में भरोसा और होठों पर मुस्कान लिए श्रद्धा आती हुई दिखाई दी। श्रद्धा के पास न होने से उसे अब कुछ खाली सा होने लगा था। श्रद्धा के पास न होने से उसे सब कुछ खाली सा दिखने लगा था। श्रद्धा के आते ही जैसे सब कुछ भरा सा लगने लगा। उसकी उलझी हुई जिंदगी सुलझ गई थी। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सॉरी मनोज, मैं लेट हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं श्रद्धा, तुम मेरी ज़िंदगी में एकदम सही समय पर आई हो। तुम्हारे आने से ही सब कुछ अच्छा हुआ है। अपनी तारीफ सुनकर श्रद्धा मुस्कुराने लगी। मनोज ने फिर से श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे पांडे से मिलने जाना है। अपने जीवन में उसका योगदान मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं उसके बिना शायद यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, पर पांडे ने तो तुम्हारा अपमान किया था। श्रद्धा ने मनोज से पूछा। नहीं श्रद्धा, पांडे मेरा दोस्त है। उसने ग्वालियर में मेरी बहुत मदद की थी। श्रद्धा कक्षा 5 की हिंदी में एक पाठ था, हरपाल सिंह की 5 बातें। उसमें कहा गया था कि जिसने आपका कभी भला ना किया हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा की आंखें भीग गईं। मनोज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर दुनिया के सबसे अच्छे लड़के को चुना है, जिसके पास ऐसा दिल है, जो सबसे प्यार करना जानता है, जो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। मनोज ने श्रद्धा से कहा, जब आप किसी एक से भरपूर प्यार करते हैं तो आपके दिल में किसी से नफरत करने की जगह कहाँ बचती है श्रद्धा। दोनों गांधी विहार पांडे के कमरे पर पहुंच गए। पांडे अपने कमरे में पलंग पर लेटा दुखी मन
दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, यहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना गाना सुन रहा था। मनोज के साथ श्रद्धा को देखकर पांडे चौंक गया। उसने गाना बंद कर दिया और बैठकर मनोज ने पांडे से कहा, कल मेरा इंटरव्यू है पांडे। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचाने में श्रद्धा के अलावा यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वह तुम हो। तुमने यदि मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज तुम्हारी शुभकामनाएं बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। श्रद्धा ने मनोज का साथ दिया। भैया आप भी अपने लास्ट अटैम्प्ट की तैयारी के लिए जी जान से जुट जाइए। मनोज का भी लास्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो पांडे ने श्रद्धा के मन की था लेनी चाहिए। उसे अभी भी श्रद्धा पर भरोसा नहीं था कि वह मनोज के असफल होने पर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन श्रद्धा ने पांडे की उम्मीद को गलत साबित करते हुए कहा, मुख्य बात है कि मनोज ने अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की। अब अगर नहीं हुआ तो दुनिया में दूसरे बहुत काम है करने को। मेरे लिए मनोज इम्पोर्टेंट है, वह क्या बनता है यह इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतिम वाक्य कहते हुए समय श्रद्धा की नज़रें झुक गईं। पांडे तुम भी इस साल टूट कर मेहनत करो, फिर देखना तुम्हारे मन के सारे संशय, सारे आत्मविश्वास सब दूर हो जाएंगे। भयानक मेहनत ही है जो हम सब को संतुलित रखती है और सफलता भी देती है। मनोज ने पांडे को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मनोज और श्रद्धा को दूर करने के सारे षड्यंत्र पांडे के बेकार चले गए थे। इसलिए उसने अब बदली हुई परिस्थिति से समझौता करना ही बेहतर समझा। आश्वासन और सांत्वना पाकर पांडे का मन भी हल्का हो गया था। कुछ देर पांडे उन दोनों को गांधी विहार ऑटो स्टैंड पर छोड़ने चला गया। ऑटो का इंतजार करते मनोज ने पांडे से कहा, मनोज मैंने श्रद्धा के घर फ़ोन किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है उसमें भी ईश्वर की कोई अलग ही इच्छा छुपी हो। पांडे मौन रहा, वह कुछ नहीं बोल सका। मनोज और श्रद्धा ऑटो में बैठकर नेहरू विहार की ओर चल दिए। पांडे उन दोनों को जाते हुए देर तक देखता रहा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में बहुत जल्द मुलाकात होगी जिसमें मनोज के इंटरव्यू को लेकर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।